हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम कक्षा 10 का फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है इंद्रधनुष और प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले है इसमें इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष क्या है? हमने देखा होगा कि कभी कभी वर्षा ऋतु के बाद, बरसात के पहले या बरसात के बाद, अगर सुबह का समय है, सूर्य पूरब दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में 7 कलर का बड़ा सा धनुष आसमान में दिखाई देता है। और शाम के समय पूरब दिशा में दिखाई देता है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। यह क्यों होता है? सबसे पहले, सूर्य हमको भले ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन जहाँ इंद्रधनुष बनी होती है वहां तक स्पष्ट दिखता है। तो जब बरसात के पहले या बाद में वातावरण में जल की छोटी छोटी बूंदें बिखरी हुई होती हैं, अनगिनत बूंदें बिखरी हुई होती हैं, और इन बूंदों पर अब ये जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये सभी छोटी बूंदें प्रिज्मों की भांति कार्य करने लगती हैं। और जब प्रिज्मों की भांति कार्य करने लगती हैं, तो ये हमने प्रिज्म में पढ़ा कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब सभी दृश्य प्रकाश के जो 7 कलर हैं, दिव्योर, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरीके से सातों जो कलर हैं वो अलग अलग हो जाते हैं जल की बूंदों के द्वारा। जल की बूंदें जो है वो प्रिज्मों की भांति व्यवहार करती हैं, और उससे सभी रंग के प्रकाश अलग अलग हो जाते हैं, और हमको एक सतरंगी धनुष दिखाई देता है, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से एक बन जाता है, जिसका सबसे बाहर कभी इधर बैगनी होगा, कभी इधर, जरूरी नहीं है कि इधर होगा। ये उसके प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सातों कलर अलग हो जाएंगे। भी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये सातों रंग की पट्टियां अलग अलग हो जाएंगी, और हम इसी को इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश के बड़ विक्षेपण के कारण बनता है। तो वायुमंडल में जल की बूंदें होनी चाहिए, और उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ना चाहिए, तब ये इंद्रधनुष बनता है। तो वर्षा ऋतु में बरसात से ठीक पहले या बरसात के ठीक बाद, अक्सर सुबह या शाम के समय, जब सूर्य का प्रकाश छोटी छोटी जल की बूंदों पर पड़ता है, तो जल की छोटी बूंदे बूंदें जो है वो प्रिज्मों की भांति प्रकाश के सातों रंगों को अलग कर देती हैं, जिनकी इस तरीके से हमको पट्टियां बनी हुई दिखाई देती हैं, जिनको हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष का एक गुण है कि ये हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, और वर्षा के ठीक पहले या बाद में दिखाई देती है इंद्रधनुष। तो बस इंद्रधनुष में ज्यादा नहीं है, इतना है कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। किसके द्वारा इंद्रधनुष बनता है? तो जल की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा ये नन्हे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं, और प्रकाश, स्वयं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर देती हैं। अब आगे, रेनबो के बाद, इंद्रधनुष के बाद प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? अब वायुमंडल में बहुत सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। धूल के कण, धुएं के कण, जलवाष्प के कण, ये सभी बहुत सूक्ष्म आकार के कण पाए जाते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से, मान लो सूर्य से, प्रकाश की किरणें चलती हैं, तो इन छोटे कणों से टकराती हैं। टकराने के बाद ये इसको पूरी तरह से आगे जाएगा तो, लेकिन कुछ भाग का इसके चारों तरफ स्कैटरिंग कर देती हैं, प्रकीर्णन कर देती हैं, जिसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम में जाती हैं, तो माध्यम के सूक्ष्म कणों से टकराती हैं, और इस प्रकाश के कुछ भाग का सभी दिशाओं में बिखराव हो जाता है, और इसी बिखराव को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसके प्रकाश का प्रकीर्णन जानने के लिए एक देखेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव
टिंडल इफेक्ट है। तो जब मान लो कोई कमरा है, कोई रूम है, इसमें एक छोटा सा छिद्र है और यहाँ मान लो सूर्य है, सूर्य है। हमने पढ़ा है शुरुआत में ही, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता, हमने इसको पढ़ रखा है। तो प्रकाश की किरणें यहाँ से ऐसे आती हैं कमरे के अंदर, लेकिन कमरे के अंदर कोई व्यक्ति है तो वो देख लेता है कि यहाँ से ऐसे प्रकाश जा रहा है। क्यों देख लेता है? क्योंकि इसमें छोटी छोटी बूंदें, धूल की, जलवाष्प की, धुएं की बहुत छोटी छोटी बूंदें कमरे के अंदर होती है। जब सूर्य का प्रकाश इन कणों पर पड़ता है तो ऐसे बिल्कुल ये चमकता हुआ यहाँ तक दिखाई देता है, और हम देखते हैं कि प्रकाश यहाँ से जा रहा है, पतली किरण के रूप में हमको दिखाई देता है कि प्रकाश कमरे के अंदर प्रवेश कर गया है। तो प्रकाश का यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है या कहें विषमांगी मिश्रण में प्रवेश करता है, ये विषमांगी मिश्रण है, हवा और कणों का विषमांगी मिश्रण है, तो प्रकाश की किरणें दृश्यमान हो जाती हैं और इनके दृश्य होने की घटना ही टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो टिंडल प्रभाव यह बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो टिंडल प्रभाव क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में पड़ती है तो माध्यम की सूक्ष्म कणों से टकराती है जिससे प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश के इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी बहुत सूक्ष्म कण से टकराता है तो प्रकाश की किरणों का कुछ भाग चारों दिशाओं में बिखर जाता है और इस बिखराव को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो मान लीजिए बहुत सूक्ष्म एक कण है यहाँ पर, और कोई मान लो यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, कोई बल्ब है, सूर्य है, कुछ भी हो सकता है। तो जब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, इस पर पड़ेगी, तो ये सभी दिशाओं में, चारों चारों क्या जितनी संभव है सभी दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। तो इसमें जो है, जो सबसे ज्यादा, जैसे जो सबसे ज्यादा मुड़ता है, हमने उसमें प्रिज्म में बताया था कि सबसे ज्यादा जो सबसे नीचे मिलता है वो बैगनी मिलता है और जो सबसे ऊपर मिलता है वो रेड मिलता है। तो बाकी सभी कलर इसी के बीच में फैले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी प्रकाश के जो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित रंग होगा वो बैगनी ही होगा, जैसे कि हमने प्रिज्म में भी पढ़ा था। तो बैगनी रंग, जामुनी अर्थात गाढ़ा नीला रंग, इनका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन हो जाता है। सबसे कम प्रकीर्णन होता है रेड का, ऑरेंज का, येलो का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है वायलेट का, ब्लू का, इनका। तो हमने ब्लू लिख लिया। ब्लू में इंडिगो और ब्लू दोनों आ जाता है। इंडिगो का मतलब गाढ़ा नीला या जामुनी रंग, और ब्लू का मतलब आसमानी या हल्का नीला रंग। तो सभी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लेकिन बैगनी और नीले रंग का ज्यादा हो जाता है। लाल, ऑरेंज और येलो, यानी लाल, नारंगी और पीले प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। तो अपरकिरण पर आधारित कुछ घटनाएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले है सूर्योदय और सूर्य नहीं, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? हमने पढ़ा है कि सूर्य है, यहाँ पृथ्वी हमारी है, यहाँ ऊपर कहीं सूर्य है, पृथ्वी की कुछ ऊंचाई तक वायुमंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, इस तरीके से कई परतें हैं वायु की। जब यहाँ सूर्य से प्रकाश की किरणें चलती हैं पृथ्वी तक, तो यहाँ पर वायु के कण तो पाए जाते हैं, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कई कण मिलेंगे, अनगिनत कण मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका प्रकीर्णन हो जाएगा, यहाँ पर किरणन हो जाएगा, यहाँ पर किरणन हो जाएगा। तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हमने बताया किस कलर का होता है? बैगनी और नीले का। तो बैगनी और नीला रंग यहाँ से टकरा कर अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे, जबकि जो लाल और पीला है वो पृथ्वी तक आएंगे। तो सूर्य से चलने वाले प्रकाश में
बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो जब सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होगा तो वही ऊपर बिखरेंगे, और जो लाल है पीला है ये हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। तो जो बिखरा रहता है चारों ओर वही हमको आकाश का रंग दिखाई देता है। वास्तव में आकाश जो है, आकाश, स्पेस, स्काई, जो भी कहते हैं, वास्तव में एक रिक्त स्थान होता है। स्पेस जानते हैं, खाली स्थान को स्पेस कहा जाता है। तो आकाश में जैसा कि हम जानते हैं कि कोई छाते की तरह से ऊपर से आकाश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खाली स्थान है, और उसी खाली स्थान में ये जो बैंगनी और नीला प्रकाश है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है। इसीलिए हमको आकाश नीला दिखाई देता है। और नीला दिखाई देने का जो कारण है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे चलते हैं। अब लिखा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ये पृथ्वी है, इसका चारों तरफ वायुमंडल है, चारों तरफ इसके वायुमंडल है। जब सूर्य यहां पर होगा, यहाँ कोई व्यक्ति है, इसके पास तक प्रकाश की किरण आएगी। जब सूर्य यहाँ होगा यानी पश्चिम में छिपने वाला होगा, तब भी इस व्यक्ति के पास तक प्रकाश की किरण आएगी। और जब सूर्य यहाँ पर यानी सुबह उदय होगा, तब भी व्यक्ति के पास तक प्रकाश की किरण आएगी। तो जो वायुमंडल की परत है, यहाँ से ऊपर से आने में, यहाँ सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल में कण पाए जाते हैं। उसके बाद समताप मंडल में धूल धुएं सबके कण पाए जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो और मंडल हैं उनमें ये सब कण नहीं पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर हमारे पास तक पहुंचता है, तो दोपहर के समय इसको वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है। शाम के समय ज्यादा दूरी, सुबह के समय ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो जितने ज्यादा दूरी ये वायुमंडल में तय करेगा, उतना ही इसका प्रकीर्णन होगा, और जितना कम तय करेगा उतना कम प्रकीर्णन होगा। तो सुबह और शाम के समय सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है, जिसके कारण उसके प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है, और पृथ्वी तक केवल लाल, नारंगी और पीला यही प्रकाश पहुंच पाता है, जिससे हमें शाम के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, सुबह के समय दिखाई देता है। लेकिन दोपहर के समय चूंकि बहुत कम दूरी वायुमंडल में तय होती है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, इसलिए हमें सूर्य का प्रकाश श्वेत ही दिखाई देता है। श्वेत का मतलब सभी रंगों का, सातों रंगों का मिश्रण ही दिखाई देता है, और हमको लाल दिखाई नहीं देता है। ये कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन का। इन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सुबह और शाम के समय हमको सूर्य लाल दिखाई देता है, जबकि दोपहर को श्वेत दिखाई देता है। इसके बाद है खतरे का सिग्नल लाल होना। मान लो एक लिखा रहता है डेंजर, खतरा लिखा रहता है, और यहाँ पर जो सिग्नल बना होता है लाल रंग का। तो क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और वो बहुत दूर से ही दिखाई देते हैं। इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है, ताकि वो काफी दूरी से दिखाई दे सके। इसके बाद आगे एक और है कि जब सूर्य, ये मान लो हमारा क्षितिज है, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको हम क्षितिज कहते हैं। यहाँ हमारी पृथ्वी है, यहाँ से हम देखते हैं तो हमको लगता है यहाँ पृथ्वी और आकाश कहीं मिल रहे हैं। तो जब क्षितिज में पहुंचता है सूर्य, तो यहाँ चला जाता है पीछे क्षितिज के। फिर भी हमको यहाँ से जब हम देखते हैं, यहाँ जो बादल होते हैं ये सब लाल दिखाई देते हैं। तो क्यों दिखाई देते हैं? जबकि हमारे नेत्र से चलने वाली किरणों को यह क्षितिज रोक लेता है। तो यहाँ पर कारण है इसका, कि सूर्य का जो प्रकाश होता है ये सभी दिशाओं में निकलता रहता है। ये तो यहाँ जो बादल होंगे इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लेकिन क्षितिज वाला हमको नीचे वाला प्रकाश नहीं दिखता है। तो जब हम देखते हैं यहाँ हमको प्रकाश दिखाई देता है, और लगता है कि यहाँ सूर्य निकलने वाला है या छुपने वाला है। तो इस तरीके से हमको क्षितिज दिखाई देता है। सूर्य निकलने से पहले ही ये उसका प्रकाश हमको दिखाई देने लग जाता है। ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है,
ये धूल धुएं बादल के कणों पर पड़ता है और हमको चमकता हुआ पहले ही दिखाई देता है। ऐसे छिपने के बाद कुछ देर तक उजाला बना रहता है, उसका भी प्रकीर्णन ही कारण है। इसके बाद रात में तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं रात में? यहाँ कोई मान लो कोई स्टार है ये, और यहाँ पर हमारी है पृथ्वी। क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए पृथ्वी को बड़ा बना रहे हैं, वास्तव में स्टार से बहुत छोटी है पृथ्वी। हमने बताया कि रास्ते में वायुमंडल की परतें होते हैं, 5 परतों का हमने नाम ही बताया, और भी होते होंगे। तो यहाँ से जब सूर्य का या इसका तारे का प्रकाश चलता है तो यहाँ पृथ्वी पर खड़े हुए व्यक्ति के पास तक आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वायु की जो परतें हैं वो गतिमान है, हमेशा हिलती रहती चलती रहती हैं। तो जब यहाँ परतें चलती रहती हैं वायुमंडल की, तो बार बार इनका अपवर्तन परावर्तन होते होते हमारे पास तक सूर्य का प्रकाश इस तरीके से पहुंचता है। ये किरणों के स्थिर ना होने के, इनके वायुमंडल की परतों के स्थिर ना होने के कारण ये जो स्टार से प्रकाश चलता है वो वायुमंडल में हिलता हुआ हमारे पास तक आता है। तो जो हम तारे को देखते हैं तो ये जलता बुझता टिमटिमाता हुआ हमको दिखाई देता है। इसका भी कारण है प्रकाश का बार बार अपवर्तन, वायुमंडल की परतों में प्रकाश का बार बार अपवर्तन और वायुमंडल की परतों का स्थिर ना होना, जिसके कारण हमको तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिएगा, हमने एक टॉपिक जो है मनोनेत्र में थोड़ा सा छोड़ दिया, तो उसमें जो हमने बनाया था ये चित्र याद होगा, या हमने मानो नेत्र लेंस बनाया इस तरीके से। हमने ऐसे बनाया, हमने कहा था ये रेटिना है, मानो नेत्र की रेटिना है, ये कार्निया है, ये नेत्र लेंस है। जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं सामने रखी हुई, तो इसका जो इमेज है वो जाकर रेटिना पर बन जाता है और वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। लेकिन केवल दिखाई नहीं, हमको पता चल जाता है कि वस्तु का कलर क्या है, वस्तु का रंग क्या है, वस्तु कितना कम या ज्यादा चमक रही है, ये भी देख लेते हैं। तो जो रंगों को देखने का काम है, ये मानव नेत्र की रेटिना में कुछ सेलें पाई जाती हैं। कुछ सेलें शंक्वाकार होती हैं, शंक्वाकार, और कुछ सेलें होती हैं दंडाकार, कुछ कोनिकल सेलें होती हैं, कुछ सिलिंड्रिकल होती हैं। तो जो शंक्वाकार सेलें हैं ये प्रकाश के रंगों के लिए, इससे प्रकाश का रंग हमको पता चलता है शंक्वाकार सेलों से। और जो दंडाकार सेलें हैं इससे प्रकाश की तीव्रता का हमको ज्ञान होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मानव नेत्र की रेटिना में कौन सी सेलें जो है रंगों का आभास कराती हैं, तो शंक्वाकार, और तीव्रता का आभास कराती हैं दंडाकार सेलें। तो जैसे शंक्वाकार सेलें मधुमक्खी की आंख की रेटिना में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, जिससे वह बहुत ऊंचाई से ही फूल के रंग को देखकर नीचे आ जाती है, उसको रंगों का ज्ञान बड़ी आसानी से हो जाता है। और दंडाकार सेलें, जैसे मुर्गा है उसकी नेत्र की रेटिना में इन सेलों की संख्या ज्यादा होती है, जिससे सुबह होते ही वो जान जाता है कि सुबह होने वाली है और बोलने लगता है। ये 2 तरह की सेलें हैं। इसके बाद है मानो नेत्र जो है अपना दान करता है, नेत्र दान सुने होंगे। तो नेत्र दान में किस अंग को दान किया जाता है? मानो नेत्र की कार्निया को, मानो नेत्र की कार्निया को दान किया जाता है, जिससे वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी कार्निया खराब हो गई होती है उसको दिया जा सकता है। तो अपने मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। नेत्रदान द्वारा कार्निया अंधता से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि प्रदान की जा सकती है। नेत्रों का एक जोड़ा कार्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
नेत्रदान कौन सा व्यक्ति कर सकता है? इसके लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी लिंग, किसी भी उम्र का व्यक्ति वो दान कर सकता है जिसके नेत्र में कोई दोष ना हो। और कौन नेत्रदान नहीं कर सकता? जो व्यक्ति एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज, ल्यूकीमिया आदि से पीड़ित हैं, हैजा से, तो वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसके नेत्र भी स्वस्थ है, वह नेत्रदान कर सकता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है और नेत्र में कोई दोष है, वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो अगले दिन। तब तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पालन करते रहें। धन्यवाद।